हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी गवर्नर जनरल हुए थे कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने बंगाल के गवर्नर पढ़ा था, गवर्नर जनरल के बारे में ये वाला पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी वीडियो सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS आरओ या फिर वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसके अलावा जो भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते हैं सब आपको उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे करंट अफेयर के साथ। इसके अलावा क्विजेज वगैरह सब आपको उसी में मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे गवर्नर जनरल की। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल था। यहाँ पे अगर बात की जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। इससे पहले अगर पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, केवल गवर्नर लिखा रहे, तो क्लाइव था। अब ये किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना था? पहले ये भी गवर्नर ही था, सिर्फ गवर्नर था बंगाल का, बाद में गवर्नर जनरल बना था। तो ये 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के थ्रू इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो पहले वाले बने थे उनका नाम था एलिजा इप्पे, जो कि नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि पहले थे ये। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसके टाइम पे 1773 में। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि इसके टाइम पे क्या हुआ। खास करके वॉरेन हेस्टिंग वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला गवर्नर जनरल था। आगे बात करेंगे 1781 का जो अधिनियम था, इसी के टाइम पे आया। इसके अलावा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। अगर हम गवर्नर जनरल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, पूरा हिस्ट्री एक बार रिवाइज हो जाता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। इसके अलावा रोहिल्ला का युद्ध हुआ था 1774 में। रोहिल्ला का युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ था। और ये अवध के नवाब का युद्ध था, जो कि रुहेलखंड वाला जो एरिया था उसमें जो बसे लोग थे उनको हटाने के लिए युद्ध लड़ा गया था। रोहिल्ला का युद्ध 1774 में अवध के नवाब के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, जो कि हम युद्ध के बारे में पहले इसको देख चुके हैं, 1775 से 1782। और इसी में लास्ट में एक संधि हुई थी, सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच में, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जो हम आंग्ल मैसूर वाले जो चैप्टर था उसमें देख चुके हैं। आगे बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी 1784 में। द्वैध शासन की समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। द्वैध शासन लगाया था क्लाइव ने, अंत किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। इसके अलावा कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। अगली बात करेंगे कलकत्ता को राजधानी किसने बनाया था, तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग ने ही बनाया था, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी। इंग्लैंड लौटने पर इसके ऊपर महाभियोग चला गया था। पूछा जा सकता है किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग लगा था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर लगा था, क्योंकि बनारस के राजा चैत सिंह के साथ इसके संबंध खराब हो गए थे। इसके अलावा अवध की जो बेगम लोग होती थी उनके साथ भी इसके जो बर्ताव था वो सही नहीं था। नंद कुमार को इसने फांसी की सजा दी थी। तो कई सारे ऐसे काम कर दिए थे जिससे इसके ऊपर महाभियोग चला था इंग्लैंड जाने के बाद में। लेकिन बाद में फिर कुछ ज़्यादा खास हो नहीं पाया, इसको सजा वगैरह कुछ नहीं मिली थी, क्योंकि कहा गया कि ये जो है उस टाइम की ज़रूरत थी, इसलिए इसने ऐसा किया। आगे बात करते हैं, अगला जो है गवर्नर जनरल वो है कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793 तक, 1786 से लेकर 93 तक यह टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्या क्या इसने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था 1790 से 92 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था 90 से 92 के बीच में। इसमें टीपू सुल्तान लड़ा था, जिसको यहाँ पे कॉर्नवालिस ने पराजित किया था। लास्ट में एक संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके अलावा इसने कॉर्नवालिस कोड को लागू किया था 1793 में ही, न्यायिक सुधार के लिए। इसमें कर को और जो न्याय वाली व्यवस्था थी दोनों को इसने अलग कर दिया था। टैक्स लेने का जो अधिकार था वो अलग था, और इसके अलावा न्याय व्यवस्था का अधिकार जो है अलग लोगों को दिया था, क्योंकि ये कहता था अगर जो कलेक्टर है वही जो है अपना न्याय भी करने लगेगा तो कलेक्टर कैसे काम करेगा, मतलब कलेक्टर के ऊपर कैसे केस चलेगा। तो ये न्यायिक सुधार का इसने काम किया था। सिविल सेवाओं का प्रारंभ करने वाला भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। कर्मचारी जो निजी अपना खुद का व्यापार करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उस पर इसने रोक लगाई थी कॉर्नवालिस ने। लास्ट में 1805 में इसकी मृत्यु भी भारत में हुई थी, और इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। तो कॉर्नवालिस जो है इसकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई थी, गाजीपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। तो 1798 से 1805 तक ये था।
1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। और सहायक संधि हुई थी इसके टाइम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितने भी चीज़ें दी हैं, जितने भी ईयर दिए हैं, सभी रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है इनको उनके क्रम में अरेंज करिए कब किसके साथ सहायक संधि की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर हैदराबाद के साथ वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि की थी 1798 में। फिर मैसूर के साथ 1799 में की थी। तंजौर के साथ भी 1799 में की थी। तो मैसूर और तंजौर एक साथ 1799 याद रखना है। अवध के साथ 1801 में संधि हुई थी, काफ़ी बार पूछा जा चुका है अवध वाला। पेशवाओं के साथ 1802 में संधि की गई थी। भोसले के साथ 1803 में, सिंधिया के साथ 1804 में। उसके बाद कई सारी संधियाँ की थी, जैसे जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इनके साथ भी सहायक संधि की गई थी। तो सबसे पहले हैदराबाद के साथ 1798 में वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। अगर पूछा जाए कि सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, तो डुप्ले को माना जाता है, जो कि एक फ्रांसीसी था। तो डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, लेकिन इसको बड़े तौर पर किसने लागू कराया था, तो ये वेलेस्ली था। वेलेस्ली ने इसका पूरी तरह से फायदा उठाया था सहायक संधि का। आगे बात करेंगे चतुर्थ मैसूर युद्ध, जो आखिरी वाला मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध, वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था 1799 में। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। और इसी में एक संधि हुई थी जिसका नाम है बसीन की संधि, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 1802 में हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच में, और ये जो है द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान ही हुई थी। तो ये सब हो गए काम जो कि वेलेस्ली के टाइम पे हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं सर जॉर्ज बार्लो की, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। तो ये 1805 से 1807 के बीच में हुआ था। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुई थी। अगला जो है यहाँ पर सर जॉर्ज बार्लो, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 1805 से 1807 के बीच में ये था गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो। और इसके टाइम पे इसने जो मराठों के साथ शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी, मराठों के साथ इसने ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह नहीं की, तो अहस्तक्षेप की इसने नीति अपनाई मराठों के साथ। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था, जो काफ़ी फेमस है, 1806 में हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। उस टाइम पे गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए कौन था, तो यही था जॉर्ज बार्लो। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके बारे में भी सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मिंटो प्रथम के टाइम पे अमृतसर की संधि हुई थी, जो कि 1809 में हुई थी। इन सब के ईयर अगर आपको ना भी याद रहें तब भी चलेगा। तो 1809 में अमृतसर की जो संधि हुई थी वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पे हुई थी, जो कि संधि रणजीत सिंह के, राजा रणजीत सिंह के साथ हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की, ये इंपॉर्टेंट है। 1813 से 1823 के बीच में था लॉर्ड हेस्टिंग। और इसके टाइम पे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि 1814 से 1816 के बीच में चला था। और इसी में 1816 में आकर सुगौली की संधि हुई थी। तो आंग्ल नेपाल युद्ध के टाइम पे जो संधि हुई थी, सुगौली की संधि, वो कब हुई थी, 1816 में। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था। आगे बात करते हैं यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो तीसरा वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो इसी के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, 1816 से 1818 के बीच में। और इसी युद्ध के लास्ट में इसने पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारी वो लोग होते थे जो मराठों की तरफ से लड़ते थे और जो लूट वगैरह का धन होता था उसको लेते थे। तो पिंडारी जो है काफ़ी लड़ाकू स्वभाव के होते थे, जो अंग्रेजों को डिस्टर्ब करते थे। तो इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों को बिल्कुल जो है ख़त्म कर दिया था। आगे बात करते हैं रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू हुआ था 1820 में, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम पे लागू हुआ था, जो कि टॉमस मुनरो ने लागू किया था। टॉमस मुनरो कौन था, तो ये मद्रास का गवर्नर था। टॉमस मुनरो जो है मद्रास का गवर्नर था, इसी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किसके टाइम पे, तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ टाइम के लिए एक गवर्नर बना था, बस थोड़ी समय के लिए, तो लॉर्ड एडम्स इसका नाम था। सिर्फ एक चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। प्रेस प्रतिबंध हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेस के बारे में जितने भी अधिनियम आए थे, आयोग बने थे, समितियां बनी थी, वो सब हम पहले कवर कर चुके हैं। तो लॉर्ड एडम्स जो है 1823 में इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। आगे बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 28 के बीच में था। इसके टाइम पे प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जो म्यांमार अब कहा जाता है। तो आंग्ल वर्मा युद्ध पहला वाला जो था 1824 से 1826 के बीच में हुआ था एमहर्स्ट के टाइम पे। और इसी में लास्ट में एक संधि हुई थी जिसका नाम है यांडबू की संधि, जो कि आंग्ल वर्मा युद्ध के लास्ट में हुई थी। तो यांडबू की संधि जो है एमहर्स्ट के टाइम पे हुई थी। पहला गवर्नर यही था एमहर्स्ट, जो कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के साथ बराबरी पे बैठा था। जो बराबरी का जो अंग्रेजों के साथ संबंध था मुगल बादशाह का, इसी के टाइम पे हो पाया था, एमहर्स्ट के टाइम पे।
अब आगे आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल की अभी तक हम बात कर रहे थे, तो ये अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके बाद ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 का जब चार्टर आता है तो विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अभी तक जो गवर्नर जनरल होते थे वो केवल बंगाल के होते थे, अब ये भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर के द्वारा बन जाएगा। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इसके टाइम पे क्या क्या चीज़ हुई? तो सती प्रथा का अंत हुआ इसके टाइम पे 1829 में। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत करने का इसने प्रयास किया था 1830 में, और ये किसके द्वारा किया था? तो इसके लिए एक स्पेशल पर्सन नियुक्त किया था। इसका नाम क्या था? तो कर्नल स्लीमैन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, किसके द्वारा जो है ठगी प्रथा का अंत किया गया। तो उसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो कर्नल स्लीमैन अगर रहे तो ये लगा दीजिएगा, अगर स्लीमैन ना रहे तो विलियम बेंटिक लगेगा। आगे बात करेंगे 1833 का चार्टर इसके टाइम पे हुआ, जिसके द्वारा ये भारत का गवर्नर जनरल बना था। अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम शुरू किया गया था मैकाले के द्वारा 1835 में, वो भी इसी के टाइम पे शुरू किया गया था। मैकाले मिनट्स जो आया था वो विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। आगे बात करते हैं, विलियम बेंटिक जो था इसके टाइम पे बहुत से अच्छे भी काम हुए थे। इसके अलावा एक जो बहुत बुरा काम हुआ था, अव्यवस्था का आरोप लगाकर इसने 1831 में मैसूर को विलय कर लिया था अपने शासन में। इसके अलावा 1834 में इसने कुर्ग और कछार को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये सबसे बेकार काम था जो विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, मैसूर और कुर्ग कछार का जो है अपने प्रदेश में मिलाना। इसके अलावा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की न्यू भी विलियम बेंटिक के टाइम पे रखी गई थी 1835 में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा था भारतीयों के लिए, क्योंकि इसने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बात करते हैं लॉर्ड मेटकॉफ की। ये था 1835 से 1836 के बीच में, 1 साल के लिए था ये। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे 1823 में जो कि जॉन एडम्स ने लगाए थे, उसको इसने हटा दिया था। तो इसीलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और ये हटाया कब था? तो 1835 में मेटकॉफ ने हटा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड आया था। ये 1836 से 1842 तक था ऑकलैंड। इसके टाइम पे पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1838 से 42 के बीच में हुआ था। ये वाला टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा। आंग्ल अफगान युद्ध पहला वाला कब हुआ था? 1838 से 42 के बीच में। इसी के टाइम पे रणजीत सिंह की, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 में। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर इसी ने जीटी रोड किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदला किसने था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने बदला था और इसको जीटी रोड कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो की, जो कि 1842 से 44 के बीच में था। 2 इंपॉर्टेंट काम इसके टाइम पे हुए, सिंध का विलय और दास प्रथा का अंत। एलनबरो के टाइम पे 2 खास काम हुए, सिंध का विलय हुआ 1843 में, दास प्रथा का अंत भी 1843 में हुआ था। आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या हुआ? तो इसके टाइम पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो कि 1846 में हुआ था, 1846 में। इसी में लाहौर की भी संधि हुई थी। लाहौर की संधि किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा भी जा चुका है कई बार कि नरबली प्रथा का दमन किसके टाइम पे किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम पे किया गया था। और ये जो नरबली प्रथा है किसके द्वारा, किस जनजाति के द्वारा की जाती थी उस टाइम पे? तो खोंड जनजाति के द्वारा की जाती थी। खोंड जनजाति, इसी का इसने विरोध किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है पूरे हिस्ट्री में, अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो डलहौजी वाला बहुत पूछा जाता है। डलहौजी के टाइम पे बहुत सारे काम हुए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1848 से 1856 तक था लॉर्ड डलहौजी। इसके टाइम पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो कि 48 से 49 के बीच में हुआ था। इसी के बाद में आंग्ल सिख युद्ध के लास्ट में पंजाब का विलय कर दिया गया था। जो कंपनी का शासन था, कंपनी वाले प्रदेश थे, उसमें विलय कर दिया गया पंजाब का 1849 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो पूछा जाता है पंजाब का विलय किसके टाइम पे हुआ था? डलहौजी के टाइम पे। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था, जिसके लास्ट में, इस युद्ध के लास्ट में पेगू का अधिग्रहण कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। पेगू वाला क्षेत्र था जो निचला वर्मा क्षेत्र था। तो निचला वर्मा क्षेत्र का अधिग्रहण 1852 में डलहौजी के टाइम पे किया गया था। इसके अलावा सिक्किम का विलय, ये पिछली बार पीसीएस में शायद पूछा जा चुका है, पिछली बार या उससे पहले। तो सिक्किम का विलय किसके टाइम पे हुआ था? डलहौजी के टाइम पे 1850 में हुआ था। वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सभी शिक्षा के लिए जितने भी आयोग बने हैं हम पहले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो 1854 में आया था वो डिस्पैच डलहौजी के टाइम पे। इसके अलावा रेलवे की शुरुआत, जो कि मुंबई से ठाणे सबसे पहले 1853 में चली थी, डलहौजी के टाइम पे। टेलीग्राफ और डाक सुविधा भी इसके टाइम पे आई थी, डलहौजी के टाइम पे 1854 में। इसके अलावा बेपगद का सिद्धांत, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा खराब सिद्ध हुआ था, बेपगद का सिद्धांत भी इसी ने लागू कराया था। अब ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जितने भी ईयर दिए हैं। सबसे पहला जो बेपगद का सिद्धांत लागू हुआ था, जिसे कहते थे हड़प की नीति,
डलहौजी ने लागू की थी इसे। तो सतारा को सबसे पहले हड़पा था 1848 में, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, दोनों को 1849 में, बघाट को 1850 में। ये उदयपुर है, उदयपुर नहीं है राजस्थान वाला, ये उदयपुर है जो कि मध्य प्रदेश में है। पहले भी मुझे लगता था कि उदयपुर जो है ये उदयपुर है राजस्थान वाला, लेकिन ये उदयपुर है। 1852 में इसका अधिग्रहण किया था डलहौजी ने। इसके अलावा झांसी को 1853 में लिया था, फिर नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। अवध को कुप्रशासन के आधार पर लिया था, और जो सबसे बड़ी जो खराबी कही जाती है कि जो इसके करियर में सबसे बेकार सिद्ध हुआ था, यही इसका अवध का अधिग्रहण करना, जो कि कुप्रशासन के आधार पर इसने किया था, जो कि गलत सिद्ध हुआ। आगे बात करेंगे, डलहौजी ने सैन्य सुधार भी काफी किए थे। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना इसने कराई थी 1854 में। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने कराई थी। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों की बनती थी शिमला, ये शिमला राजधानी भी किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला को बनाया गया था। इसके अलावा अब लास्ट में जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग था, और उसके बाद पहला वायसराय भी यही बना था। 1857 में जब विद्रोह हुआ था, हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, 1857 वाला जब विद्रोह हुआ था, उसके बाद से वायसराय बनने लगे, गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो अगर पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यही कैनिंग ही था। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायसराय के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, क्विजेज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।